ओके क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है जो कि हमारा स्टेरिलाइजेबिलिटी और कंकरेंसी कंट्रोल के ऊपर है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हमारे पास हम अपने डेटा को हमारे जब हम एक ही डेटा जिसको बहुत सारे यूज़र शेयर करते हैं तो वहाँ पे डेटा की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास ऐसा प्रोसेस जो कि सिमल्टेनियसली जो ऑपरेशंस डेटाबेस के हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी लोग जो हैं या जितने भी यूज़र हैं वो शेयर डेटा को जो है वो उनको अलाउ करे कि वो एक टाइम के अंदर जो है वो डेटा को शेयर करे और उसके नतीजे में ये ना हो कि हमारी डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो डिफरेंट तरह हमारे जब एक टाइम एक से ज़्यादा स्केड्यूल आ रहे होते हैं तो लुकमान मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। तो हमारे पास से हम वो एक पहले स्केड्यूल के अंदर हमारी कंडीशन चले जाती है, ठीक है? जैसा कि अब हमारे पास एक टाइम में नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। लेकिन हर ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट कम हमारा जो डेटा है वो हमारा जो हमने ट्रांज़ैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि उसकी जो एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी कंसिस्टेंसी। तो उसके लिए क्या था कि हम कहते थे हम उस डाटा हमारा कंसिस्टेंस है कि नहीं, उसके लिए हमारा सम ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंट एंड सम ऑफ एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए। जैसा कि आपके पास यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट हैं जिनमें 500 रुपीज़ हैं और मैं 100 रुपीज़ जो है ना वो एक अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो डाटा को रीड करेगा एक है, ठीक है? फिर उस ट्रांज़ैक्शन उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होगा, 500 में से 100 माइनस हो जाएगा और उसको राइट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो अकाउंट बी को रीड करेगा, उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा और उसमें वो जो 100 है वो ऐड करेगा और उसके बाद जो है वो बी को राइट कर देगा। तो अब अगर यहाँ पे 400 और वहाँ पे आपके पास जो है वो 600 हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आपके पास टोटल बैलेंस जो है वो सेम ही रहना चाहिए। एक और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं जिसमें आपके पास T2 थी, जिसमें 100 रुपीज़ जो थे वो आपके पास ट्रांसफ़र हो रहे थे अकाउंट ए से सी की तरफ। तो ए को रीड किया, ए से 100 निकला, वो राइट हुआ, सी को रीड किया, सी में ऐड हुआ और उसको राइट किया। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को सिमल्टेनियस में लिखूँ तो आप देखें कि पहले ट्रांजैक्शन जब उसने रीड ए किया तो आपके पास उसके पास अकाउंट बैलेंस जो था वो इक्वल आ रहा था, ठीक है? जब उसने ट्रांजैक्शन 2 एंटर हुई और उसने भी जो था वो डेटा को रीड करना शुरू किया, तो आपके पास जो था वो क्या हुआ कि आपके इसमें से माइनस हो गया और बी और सी जो था वो आपके पास प्रेजेंट रहे, ठीक है? लेकिन 100 यहाँ से भी माइनस हो रहा है और 100 यहाँ से भी माइनस हो रहा है। तो इसलिए आपके पास अकाउंट से फिर 400 की एक और ट्रांजैक्शन जो है वो राइट की गई और आपके पास एक दफ़ा बी का बैलेंस अपडेट हुआ और एक दफ़ा आपके पास सी का बैलेंस अपडेट हुआ। तो एट द एंड हमारे पास आप देखें क्या सिचुएशन आ रही है कि हमारे पास ए के अंदर 400 है, बी के अंदर 600 है और सी के अंदर 600 है। अगर हम इसका टोटल करें तो हमारे पास 1600 का बैलेंस अवेलेबल है। हालांकि हमारे पास जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास बैलेंस जो था वो 1500 का था, तो हमारी डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया और क्योंकि दो ट्रांजैक्शन जो है वो उसने जब सेम टाइम में डिफरेंट तरीके से राइट किया तो आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है। तो हम अपनी ये हमारा जो हमारे जो दो ट्रांजैक्शन एक टाइम में चल रही है इसको हम पैरेलल शेड्यूल कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने डाटा की
ये प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर हाँ कॉन्सेप्चुअली डेटा को जो है वो सीरियलाइज कर लिया जाए तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बस जब यहाँ पे डेटा को उसने रीड किया तो उसको राइट भी ए को यहीं पे कर ले। उससे क्या होगा कि वैल्यू हमारे पास नीचे आके दोबारा चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हालांकि वो बी को रीड कर रहा है, बी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन सेम अकाउंट के ऊपर चल रही है। अगर ये मेरे पास ऊपर चला जाए और ये अपना वर्क बिल्कुल इसी तरह से करें और बाद में जब अपना काम खत्म करके अकाउंट की वैल्यू चेंज कर दें, आई हैव दैट इन फ्रंट ऑफ मी, कि आपके पास देखें कि उसने रीड किया 500 था, उसने ए में से माइनस किया, ए 400 रह गया और बाकी के 500 हो गए। उतनी देर में दूसरी ट्रांजेक्शन आई, उसने भी ए को रीड किया, ठीक है, ए का बैलेंस ए में से जो है वो उसने 100 माइनस किया, लेकिन अभी किसी और में कोई एड अप नहीं हुआ है तो वैल्यू आपके पास वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, फिर आपके पास उसने अकाउंट बी को रीड किया जिसकी वैल्यू हमारे पास 500 थी, उसमें उसने 100 को ऐड किया तो वो 600 हो गया, और 600 होने के बाद आपके पास बाकी की दोनों अमाउंट्स जो थी वो सेम रही। फिर आपके पास इसकी ट्रांजैक्शन राइट करने के बाद आपके पास से नेक्स्ट टाइम एक सी अकाउंट रीड हुआ, और सी अकाउंट रीड होने के बाद उसके अंदर 100 ऐड हुआ, तो 5 के अंदर जब 100 ऐड हुआ तो वो आपके पास 600 हो गया। तो ये आपके पास सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हमने अपना बैलेंस चेक किया तीनों अकाउंट्स का, तो वो हमारे पास 1500 था। तो इससे साबित हुआ कि अगर हम डेटा को सीरियलाइज कर लें तो यानी कि सीरियलाइजेबिलिटी जो है डेटा की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम अपने डेटा को सीरियलाइज कर लें तो हम अपने इस किस्म के प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है, उससे पहले मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगी कि आपके पास से कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स ऐसे होते हैं कि लाइक अगर आपके पास रीड, हमने पढ़ा कि जब डेटाबेस के अंदर कोई काम हो रहा होता है तो वो दो ही ऑपरेशन हो रहे होते हैं, या रीड का हो रहा होता है या आपके पास जो है वो राइट का हो रहा होता है। अगर एक अकाउंट रीड हो रहा है दूसरा उसके साथ रीड होने लग पड़े तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर एक रीड कर रहा है दूसरे ने उस अकाउंट में राइट कर दिया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसी तरह अगर एक राइट कर रहा है और दूसरा उसी को रीड करेगा तो उसके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और इसी तरह आपके पास राइट और राइट के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट है कि ओवर राइट हो जाता है। तो ये जो तीन पेयर्स हैं, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट का, इनको हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स कहते हैं। ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, ये हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी में और हमारे पास लॉकिंग के प्रोसेस में काफी मेन रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं आपसे पहले एग्जांपल बताऊं कि किससे किससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कि रीड और राइट का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपके पास एक प्लेन की टिकट्स थी जो कि हमारे बुक करवानी थी, और जब यूजर ने चेक किया तो उसके पास 2 सीट्स अवेलेबल थी। ठीक है, उन दो यूजर 1 आया, ठीक है, मैं इसको यूजर 1 और यूजर 2 कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये आपके पास यूजर 1 है और ये आपके पास जो है ये यूजर 2 है। यूजर 1 आया, उसने इसको रीड किया और पता चला कि उसके पास जो है वो 2 सीट्स अवेलेबल हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट डैट कि मुझे इसको जो है वो बुक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। उतनी देर में यूजर 2 ने उस अकाउंट को रीड किया तो उसके पास भी 2 ही सीट्स आ रही थी। उसने कहा कि ठीक है मैं इसको बुक करवा लेता हूँ। क्या होगा उसके बाद आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ए में से जो है वो 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब ए में से 2 माइनस हुआ उसके बाद राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपके पास इस टाइम जो है वो वैल्यू चेंज होकर 2 माइनस 2 के आपके पास यहाँ पे 0 बन गई। ठीक है, दूसरी साइड उसने इसको अच्छा उसने इसको कमिट भी कर दिया। ठीक है, यानी कि अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली। आप दूसरी साइड के ऊपर जब यूजर ये सोच के उसने सोचा कि ठीक है मैं इसको बुक करवा लेता हूँ, और लेकिन जैसे ही उसने कमिट किया यहाँ पे आपके पास जो है वो यूजर की वैल्यू जो है वो रीडिंग के अंदर चेंज हो गई और आपके पास यहाँ पे 0 इस टाइम आ रहा था, क्योंकि आपके पास यहाँ पे राइट ऑपरेशन जब परफॉर्म हो गया तो यहाँ पे रीड की वैल्यू जो है अकाउंट ए की वो 0 हो गई। और जब उसने उसको राइट और उसने सोचा कि मैं ठीक है मैं इसको राइट करवा लेता हूँ,
तो मैं इस सीट को बुक करवा लेता हूँ। तो उसके पास शुरू में जो वैल्यू 2 थी वो आपके पास 0 हो चुकी है, क्योंकि आपके पास यूजर 2 ने जो है वो उन सीट्स को बुक करवा लिया है। तो आपके पास T1 क्या होगी, अब यहाँ पे आगे जाके वो आपके पास फेल हो जाएगी और हमें उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने जब 2 बुक करवाने की कोशिश की तो 2 तो ऑलरेडी जो है वो यूजर 2 जो है वो बुक करवा चुका है। तो जब ये अबॉर्ट होगी तो हमने ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में एटॉमिसिटी की, जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होती है तो वो दोबारा से इनिशियल पे या 0 से या बिगनिंग से जो है वो अपना स्टार्ट लेती है। तो इस तरीके से जो है क्या आपके पास रीडिंग की वैल्यू डिफरेंट होने से ट्रांजैक्शन फेल हुई। अब मैं आपको एक और एग्जांपल अगर दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास T1 है, ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन T2 है। ठीक है, आप एक लाइब्रेरी में गए और आपने सोचा कि मैं बुक्स इशू करवा लूं। ठीक है, आपके पास 10 बुक्स अवेलेबल थी। ओके, तो आपने एक सेकंड ठहरिएगा। आपके पास यूजर पहला आया और उसने देखा कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स उसके पास जो थी वो 10 अवेलेबल थी। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैं इसमें से एक बुक ले लेता हूँ। ठीक है, जब उसने एक बुक ले ली यहाँ से और उसके पास यहाँ पे बुक की वैल्यू 9 हो गई। मीनवाइल आपके पास अभी उसने इसको राइट नहीं किया था कि एक दूसरा यूजर आया और उसने भी इसी अकाउंट को जो है वो रीड किया। ठीक है, इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं। तो आपके पास जो है उसने कहा कि चलो मैं भी, जब उसने इसको रीड किया उसके पास इसकी वैल्यू 10 आ रही थी। ठीक है, लाओ। अच्छा जी, तो आपके पास उसने कहा कि अच्छा एक बुक जो है वो मैं ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू जो है उसने अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद राइट कर दी और आपके पास कमिट हो गई। जब उसने राइट की तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो ये वैल्यू जो है वो 10 से जो है वो 9 हो गई। ठीक है, और वो इसको करके जो है वो कमिट करके चला गया। दूसरा यूजर जो कि मीनवाइल में अपना प्रोसीजर कर रहा था, कंट्रोल जब उसके पास आया और उसने उसको दोबारा और उसने कहा कि मुझे वो जो बुक मैंने ली थी उसको राइट कर दिया जाए। तो आपके पास जो है यहाँ पे राइटिंग में फिर उसकी वैल्यू जो है 9 हो जाएगी और वो जो ये जो 9 वैल्यू है ये इस 9 वैल्यू को फिर रिप्लेस कर देगी और यहाँ पे आपके पास बुक्स की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी और ये कमिट हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे बुक्स जो हैं वो 2 इशू हो चुकी हैं, एक इस यूजर ने इशू की है करवा ली है और एक इसने करवा ली है, लेकिन डेटाबेस के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो कंप्रोमाइज हो गई। फिर हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो ये चेक करें कि क्या हमारा जो स्केड्यूल बन रहा है ये हमारे पास रिकवरेबल है या नहीं है। कुछ डेटा को हम रिकवर कर लेते हैं उसको स्टॉप करके जब दोबारा स्टार्ट करते हैं और एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी के थ्रू, लेकिन कुछ डेटा हमारे पास इररिकवरेबल रहता है। जब मैं इररिकवरेबल की बात करती हूँ तो उसके लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो डिस्कस करती हूँ कि कब हमारा डेटा जो है वो इररिकवरेबल रहता है। मैं फिर मिसाल लूंगी कि आपके पास जो हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि पैरेलली वर्क कर रही हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन इस तरीके से वर्क कर रही हैं कि आपके पास जो है वो T1 जो है वो एक एक वैल्यू एक अकाउंट की वैल्यू को रीड कर रही थी और फॉर एग्जांपल उस टाइम आपके पास ए की वैल्यू जो थी वो चले लगा लेते हैं कि 10 है। ठीक है, आपके पास उसने क्या किया, उसने इसमें से जो है वो 5 माइनस कर दिए। मैं a इज इक्वल टू a-5 सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ, वैसे वो पूरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनता है। और इसने जो है उसको राइट किया। ठीक है, राइट करने के बाद आपके पास ट्रांजेक्शन 2 आई। ट्रांजेक्शन 2 अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। उसने जब यहाँ पे आके इस अकाउंट को रीड किया तो उसके पास वैल्यू क्या क्या नजर आई उसको कि वो क्योंकि ये राइट हो चुकी है तो उसके पास वैल्यू 5 नजर आई। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है ए में से जो है वो आप 3 को माइनस कर दें।
तो मेरे पास यहाँ पे, और इसको जो है वो राइट कर दें, और राइट करने के बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, और वो इस ट्रांजैक्शन को कमिट किया उसने और वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की वैल्यू जो उसने चेंज कर दी हुई है वो आपके पास जो है वो क्या हो चुकी है, वो 2 हो चुकी है। ठीक है, अब जब अभी इसने कमिट नहीं किया तो डेफिनेटली ये आपके पास वर्कआउट कर रही थी। मीनवाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक नई ट्रांजैक्शन उसको मिल गई कि उसको बी का अकाउंट रीड करना था, उसने वो परफॉर्मेंस शुरू कर दी। ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस के बाद अभी अब काम चल रहा था कि नेटवर्क फेलियर हो गया, और ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन थी ये फेल हो गई। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन फेल होती है या अबॉर्ट होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि वो रोल बैक होती है, और जब रोल बैक होगी तो ये वापस जाएगी और आपके पास यहाँ पे फिर से वैल्यू जो है वो 0 कर देगी। अब उसकी वैल्यू 0 करने से क्या हुआ मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 2 आ रही है, जबकि ये वो 2 क्यों आ रही थी, वो इस 5 की वजह से आ रही थी कि उसने जब 5 को राइट किया था तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बाकी का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए, तो और कमिट किया तो परमानेंट चेंज हो गया डेटाबेस के अंदर। लेकिन हमारे पास ये वाली ट्रांजैक्शन तो रोल बैक हो चुकी है। अगर ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई है तो मतलब कि ये वाला सारा वैल्यूज जो है वो उसकी जाया गई, और जाया जाने के बाद जो है वैल्यूज के अंदर कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, ये तो यहाँ पे 2 है, और ऑपरेशन को इतना परफॉर्म कोई हुआ नहीं है। तो इस किस्म का डेटा जो कि आउट एज फेलियर की वजह से होता है, ऐसा लॉस जो होता है वो रिकवरेबल नहीं होता, और हम उसको इरिकवरेबल लॉस कहते हैं। ठीक है, इरिकवरेबल होता है ये। तो ये आपके पास क्या कहते हैं थोड़ी सी तो हम इसलिए क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास बेटर ऑप्शन हो कि हम अपने डेटा को सीरियलाइज कर लें ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को से बच सकें। अब डेटा को सीरियलाइज करना के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा डेटा जो है वो सीरियलाइज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल सीरियलाइजेबिलिटी क्या कहती है कि आपके पास 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पहले T1 जो है वो अपना काम कंप्लीट कर ले सारा, और वो उसके बाद अपना कंट्रोल जो है वो T2 को दे। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने अपना रीड किया उसने अपना राइट किया। ठीक है, ट्रांजैक्शन ने और राइट करने के बाद जो है वो कमिट हो गया, उसके बाद कंट्रोल जो है वो इसके पास गया, उसने रीड किया, राइट किया और कमिट हो गया। तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास T1 ट्रांजैक्शन जो है वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो सीपीयू का कंट्रोल है वो किसको प्रोवाइड कर रही है, ट्रांजैक्शन 2 को कर रही है। ठीक है, हम ट्रांजैक्शंस को जो है वो नोट्स की फॉर्म में लिखते हैं, और हम वेक्टर या एजिस के साथ जो है उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। ये सीरियलाइज्ड स्केड्यूल है जिसके अंदर आपके पास एक अकाउंट अपना काम खत्म करके ट्रांजैक्शन वो दूसरे को ट्रांसफर करी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो इसके अंदर क्या हो सकती है कि आपके पास यूं ही T1 और T2 की 2 ट्रांजैक्शंस हों। ठीक है, और आपके पास जो है वो ये सीरियलाइज स्केड्यूल है। ठीक है, इसमें पहले T2 जो है वो अपना रीड का काम खत्म करे, उसके बाद वो अपना राइट का काम खत्म करे और कमिट हो जाए, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो T1 के पास जाए, वो रीड करे, राइट करे और कमिट हो जाए। तो इस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है कि आपके पास यहाँ पे T1 है और आपके पास यहाँ पे T2 है, तो कंट्रोल जो है वो T2 से जो है वो T1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये दो दो पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो सीरियल स्केड्यूल के अंदर बनती हैं, या T1 से T2 की तरफ जा रहा है और या T2 से T1 की तरफ जा रहा है। आपने सबसे पहले आपको कोई स्केड्यूल दिया जाता है तो आपने देखना है कि क्या जो है वो आपके पास हम उस स्केड्यूल सीरियलाइज हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। ठीक है, और हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल जो है वो चेक करते हैं कि क्या उसका कोई इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं सीरियलाइजेबिलिटी में, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होता है और एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होता है। ठीक है, आपके पास जो है अगर आपने सबसे पहले ये चेक करना हो कि क्या मेरा जो
ट्रांजेक्शन्स हैं ये कौन सा स्केड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, क्या ये सीरियलाइज स्केड्यूल है या ये पैरेलल स्केड्यूल है। तो उसका क्या तरीका होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन T1 है, ठीक है, और आपके पास दूसरी ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है। आपके पास स्केड्यूल कुछ इस तरीके से ड्रा किया गया है कि आपके पास T1 जो है वो अपने प्रोसेस को अब वो डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। रीडिंग के बाद उसने जो है वो ट्रांजेक्शन T2 के पास कंट्रोल आ गया, उसने डेटा को रीड किया और उसको जो है वो राइट किया, ठीक है। रीड और राइट करने के बाद जो है कंट्रोल वापस जो है वो T1 की तरफ चला गया और उसने जो है इस डेटा को जो है वो राइट किया। तो आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा वो आपके पास T1 है एक साइड पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास T2 है, ठीक है। आपके पास देखिए ट्रांजैक्शन कैसे वर्क कर रही है कि सबसे पहले जो है वो आपके पास कंट्रोल T1 से जो है वो T2 की तरफ गया, ठीक है। T1 से जो है वो ये T2 की तरफ गया और फिर T2 से वापस जो है वो T1 की तरफ चला गया, T2 से वापस जो है वो T1 की तरफ चला गया। तो ऐसा ग्राफ जिसके ऐसा स्केड्यूल जिसके अंदर लूप या साइकिल प्रेजेंट हो, आप उसको कहते हैं कि वो डेफिनेटली जो है वो पैरेलल स्केड्यूल है, ठीक है। अगर एक दफा ये डायग्नोज हो जाए कि वो पैरेलल स्केड्यूल है तो फिर हमने चेक करना है कि क्या कोई इसका इक्विवेलेंट ग्राफ इसका इक्विवेलेंट स्केड्यूल प्रेजेंट है सीरियलाइज में। अगर है तो उसको चेक करने के दो मेथड है, एक हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है और एक हमारे पास जो है वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। क्योंकि ये अगर ये सीरियलाइज होता है तो इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन से दो ऑप्शन होते कि या तो आपके पास T1 अपना काम खत्म करने के बाद जो है वो T2 को कंट्रोल दे रहा होता, और या जो है वो T2 अपना काम खत्म करने के बाद अपना कंट्रोल जो है वो T1 को रिटर्न कर रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक लूप और साइकिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये सीरियलाइज नहीं है, ये आपके पास एक पैरेलल ग्राफ है। ठीक है। अब आपके पास जो है मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास लाइक के 3 ट्रांजैक्शंस हैं। आपके पास यहाँ पे T1 एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन आपके पास T2 है और तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके पास T3 की है, ठीक है। आपके पास सिचुएशन यहाँ पे ये है कि सबसे पहले T2 जो है वो किसी अकाउंट को रीड कर रही है, ठीक है। रीड करने के बाद वो अपना कंट्रोल जो है वो T3 को दे रही है, ठीक है। T3 उसके ऊपर वर्क कर रही है और वर्क करने के बाद जो है वो उसको जो है वो राइट कर रही है, ठीक है। और राइट करने के बाद जो है वो कंट्रोल वापस जो है वो T2 की तरफ आ गया, ठीक है। और T2 से दोबारा जो है वो T1 की तरफ आया और T1 ने जो है वो किसी और अकाउंट को रीड कर लिया। ये एक आपके पास सिनेरियो है, ठीक है। आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि दो ट्रांजैक्शंस हों तो हमारे पास वहां पे सीरियलाइज अकाउंट में ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और लेकिन अगर सबसे पहले तो मुझे यहाँ से ये समझ आ गई कि आपके पास कंट्रोल जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है। ये एक व्यू जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद इसको ड्रा किया है तो मुझे पता है कि ये एक पैरेलल स्केड्यूल है, ठीक है। अगर मैं इसको सीरियलाइज करना चाहूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, ये 3 ट्रांजैक्शन है तो वो 3 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास 6 पॉसिबल ट्रांजैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। वो 6 पॉसिबल ट्रांजैक्शन क्या है, या तो जब ये सीरियलाइज होगा तो सीरियलाइज होने के बाद या तो आपके पास T1 अपना काम पहले पूरा करेगा और उसके बाद अपना कंट्रोल जो है वो T2 को देगा, ठीक है। और T2 अपना काम पूरा होने के बाद अपना कंट्रोल जो है वो
T3 को देगी। ये मैं उसकी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस लिख रही हूँ कि T1 अपना T2 को देगा, T2 T3 को दे सकता है, फिर या T1 T3 को पहले दे दे और फिर T2 को दे दे, या कंट्रोल सबसे पहले T2 के पास आए और T2 अपना काम खत्म करने के बाद जो है वो T3 को दे, और T3 अपना काम खत्म करने के बाद कंट्रोल जो है वो T1 को दे। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा चौथा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि T2 अपना काम खत्म करने के बाद कंट्रोल जो है वो T1 को पहले दे दे बजाय T3 के, और T1 जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद अपना कंट्रोल जो है वो T3 को दे दे। ठीक है, पांचवा सॉल्यूशन कि आपके पास T3 पहला काम करना शुरू कर दे पहले, और T3 अपना काम खत्म करने के बाद अपना कंट्रोल जो है वो T1 को दे दे, और T1 जो है वो अपना काम खत्म होने के बाद जो अपना कंट्रोल है वो T2 को दे दे, या T3 अपना काम खत्म पहले कर ले और उसके बाद अपना कंट्रोल जो है वो T2 को दे दे, और T2 जो है वो अपना काम खत्म होने के बाद कंट्रोल जो है वो T1 को दे दे। तो ये सारे पॉसिबल स्केड्यूल हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं अगर मैं अपने इस स्केड्यूल को, पहले स्केड्यूल को सीरियलाइज करने की कोशिश करूं। ये मेरे पास एक सीरियल स्केड्यूल की पॉसिबल सॉल्यूशन है 6। ठीक है, इन 6 में से कोई सॉल्यूशन भी जो है वो इसको इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा जो पहला स्केड्यूल है ये सीरियल के अंदर जो है ये चेंज किया जा सकता है। अब उसको कैसे कर सकते हैं, उसको चेक कैसे किया जा सकता है कि ये इक्वल सीरियलाइज स्केड्यूल तो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन किस तरीके से वर्कआउट करेगा उसके लिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखती हूँ जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को जो है वो क्लियर करेगी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आपने जब चेक करना है तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को भी अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ड्रा कर लेती हूँ आपके सामने कि आपके पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, आपके पास T1 है, आपके पास T2 है, ठीक है, और आपके पास जो है वो T3 है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले ये किसी RX के ऊपर डेटा को रीड कर रहे थे T1। ठीक है, कि आपके पास जो है वो T3 आ गई और T3 ने RY को रीड किया उसके बाद। ठीक है, RY को रीड करने के बाद आपके पास जो है उसने RX को रीड किया। ठीक है, RX को रीड करने के बाद आपके पास उसने कंट्रोलर जो है वो T2 को दे दिया और वो उसने RY को रीड किया। ठीक है, RY को रीड करने के बाद उसने RZ को रीड किया। ठीक है, और RZ को रीड करने के बाद उसने कंट्रोल जो है T3 को दे दिया जिसने Y को राइट किया। ठीक है, और Y को राइट करने के बाद कंट्रोल जो है दोबारा से T2 की तरफ आया और उसने जो है वो Z को राइट किया, और Z को राइट करने के बाद कंट्रोल को जो है वो T1 को दे दिया। T1 जो है उसने Z को रीड किया पहले सबसे। ठीक है, और Z को रीड करने के बाद जो है वो उसने X को राइट किया, और X को राइट करने के बाद एक और बना लेते हैं कि उसने Z को रीड किया। ठीक है, ये आपके पास पॉसिबल स्केड्यूल है पैरेलल। आपके पास अब हो क्या रहा है कि अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपकी अटेंडेंस फाइनल कर दूं क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो अटेंडेंस ना आपकी रह जाए। आप मुझे रीजॉइन करेंगे सारे स्टूडेंट्स अगर आपका जो हमारा टॉपिक ताकि कंप्लीट हो सके। आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में बता रही थी, तो ये हमारे पास एक पैटर्न है। हमें एक दफ़ा मैं आपके याद दहानी के लिए
एक दफा कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स लिख लूं, ठीक है। आपको याद होंगे कि वो कौन कौन से थे, कि एक आपके पास रीड और राइट का था, ठीक है। आपके पास राइट और रीड का था, और आपके पास जो है वो राइट और राइट का था, ठीक है। हमने इसकी बेस पे देखना है कि हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ है, या इसको हम प्रेसिडेंस ग्राफ भी कहते हैं, वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे उसके लिए, कि आप देखें कि आपके पास सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही है, आर एक्स आ रही है, ठीक है। आर एक्स के बाद आर वाई के पास हमारे पास काम जा रहा है। एक तो सबसे पहले रीड और रीड का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपने देखना है कि जब एक्स के ऊपर काम हो रहा, रीडिंग हो रही थी, तो क्या कहीं और एक्स के ऊपर काम हो रहा था राइटिंग का, तो कहीं पे भी एक्स के ऊपर राइटिंग का काम नहीं हो रहा था। तो सिर्फ एक्स के ऊपर रीडिंग 3 में हो रही थी, लेकिन रीडिंग और रीडिंग का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रीडिंग और राइटिंग या राइटिंग और रीडिंग का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए आर एक्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हम इसलिए इसकी वैल्यू को फिल फॉर ऊपर क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आर वाई के पास कंट्रोल आ रहा है। आर वाई जो है, देखें कि वो कहीं पे राइटिंग कर रहा है, बिल्कुल वो T3 के अंदर राइटिंग कर रहा है, लेकिन किसी और के अंदर राइटिंग नहीं कर रहा। तो सेम ट्रांजैक्शन में अगर राइटिंग हो रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, इसलिए आर वाई जो है वो भी हमें जो है वो हमारी ट्रबल क्रिएटर नहीं है। फिर आपके पास R3 के पास आ जाता है, कंट्रोल T3 में आर एक्स के पास आता है। तो जब यहाँ पे रीडिंग हो रही थी तो कहीं और राइटिंग एक्स के ऊपर हो रही थी, तो आप देखें कि आपके पास T1 के अंदर जो है वो राइटिंग हो रही है एक्स के ऊपर, जब यहाँ पे T3 के अंदर जो थी वो आपके पास रीडिंग हो रही थी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रीड और राइट का प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने सबसे पहले तो नोट्स बना लेनी है तीनों ट्रांजेक्शन की। एक आपके पास T1 की है, ठीक है। एक आपके पास जो है वो T2 की है, और तीसरी जो है वो आपके पास T3 की है, ठीक है। आप देखिए कंट्रोल से किधर को जा रहा है, कि आपके पास T3 जो है वो कन्फ्लिक्ट रख रहा है WX के साथ, जो कि T1 में है। सो वी विल ड्रा एरो फ्रॉम T3 टू T1। T3 से T1 की तरफ हम एक एरो जो है वो ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे कंट्रोल आया, आर वाई के पास आया, ठीक है। आर वाई जो है देखें, आर वाई जब यहाँ पे रीडिंग हो रही थी तो कहीं पे वाई पे राइटिंग हो रही थी। तो देखें T1 में नहीं हो रही थी, T2 में अगर होती तो कोई इश्यू ना होता, लेकिन T3 में हो रही थी। तो कंट्रोल जो है वो आपके पास जब T3 में जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमने क्या करना है, T2 से T3 की तरफ जो है वो एक एरो जो है वो ड्रा कर लेना है, ठीक है। T2 से T3 की तरफ। उसके बाद फिर नेक्स्ट RZ हो रहा था। RZ पे जब रीडिंग हो रही थी तो राइटिंग जो थी वो T2 में हो रही थी, उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन राइटिंग जो है वो T1 में भी हो रही थी, क्योंकि हमारे पास रीडिंग और राइटिंग का कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने T2 से T1 की तरफ जो है वो एक एरो जो है वो ड्रा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैं सारे काट दे, वो काटती जाती हूँ जो जो हमने जो है वो कर लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन से जो है वो कर लिए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है वो WY के पास किया, ठीक है। आपके पास जो है वो RZ के बाद WY जो है वो उसका कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि किसी और ट्रांजैक्शन के अंदर Y पे रीडिंग नहीं हो रही है। सिर्फ जो था वो T3 से T2 की तरफ तो हो रही थी, नहीं हम यहाँ पे थे। तो आपके पास नीचे देखें तो कहीं पे भी Y के ऊपर जो है वो नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे कोई हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो WZ आता है। WZ जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट RZ से बन रहा है और WZ से बन रहा है, और दोनों जो हैं वो T1 में प्रेजेंट है, RZ भी प्रेजेंट है और WZ भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम T2 से T1 की तरफ एक एरो ड्रा करेंगे, जो कि ऑलरेडी अगर ड्रा है किसी और ट्रांजैक्शन में तो उसको दोबारा ड्रा करने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपके पास बाकी जो है वो सारे सॉल्व आउट हो गए हैं। आपके पास यहाँ पे RZ था, RZ का T2 के साथ था, एटलीस्ट हमने उसको सॉर्ट आउट कर चुके हैं एक दफा। तो आपके आपके पास एक दफा जब ये प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो
आपने ड्रा कर लिया तो आपने इसके बाद ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई लूप और साइकिल तो नहीं प्रेजेंट, मतलब कि हम घूम के दोबारा उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर तो नहीं आ रहे हैं वापस। तो देखें कि सारे के सारे एरो जो हैं ये वन साइडेड डायरेक्टेड है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है तीनों ट्रांजैक्शन में कि आपके पास कोई लूप या साइकिल जो है वो बन रहा हो। अगर आपके पास लूप और साइकिल नहीं बन रहा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा जो स्केड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज्ड है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज है तो इट्स मीन कि वी कैन कन्वर्ट इट इन सीरियल स्केड्यूल एंड इट मस्ट बी कंसिस्टेंट एज वेल, क्योंकि सीरियल स्केड्यूल जो होता है वो आपके पास जो है वो लाजमी ही कंसिस्टेंट होता है। लेकिन उसके लिए हम अब किसी के क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने आपको तीन ट्रांजैक्शन है तो 6 का फैक्टोरियल यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन उनको चेक करने के लिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे इस स्केड्यूल के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इन डिग्री इन आवर ग्राफ, उसकी जिस ग्राफ की इन डिग्री 0 होगी जहाँ जिस ट्रांजैक्शन की वो आपके पास सबसे पहले आएगा। इन डिग्री का मतलब होता है, इन डिग्री 0 होने का मतलब होता है कि आपके पास जो है कोई भी एरो जो है उस ट्रांजैक्शन की तरफ ना आ रहा हो। जैसा कि T1 है, T1 की तरफ 2 एरो जा रहे हैं, T3 की तरफ भी एक एरो आ रहा है, लेकिन T2 की तरफ जो है वो कोई एरो नहीं आ रहा, तो T2 की डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो सबसे पहले अगर हम इसका सीरियल स्केड्यूल बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी जिसकी इन डिग्री जो है वो आपके पास 0 होगी। ठीक है, T2 के बाद कंट्रोल किसके पास जाएगा, जिसकी इन डिग्री उससे नेक्स्ट होगी, इसके पास 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री जो है मेरे पास 1 है। तो मेरे पास T2 से जो है वो लो की तरफ जाएगा तो T3 की तरफ जाएगा पहले। ठीक है, और T3 के बाद जो है वो मेरे पास जो है ये T1 की तरफ जाएगा। तो ये इसका पॉसिबल इक्विवेलेंट स्केड्यूल है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो हम अपने इस ये जो हमारा पहला स्केड्यूल था उसकी हम सीरियलाइजेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हम इसको करने के बाद ये चेक करते हैं कि क्या हमारा अगर किसी ग्राफ, अगर कोई ग्राफ जो है वो नॉन कन्फ्लिक्ट है, ये तो कन्फ्लिक्ट था ना, अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइज है तो हमने चेक कर चाहें कि कुड इट बी सीरियलाइज और नॉट, तो उसके लिए हम उसकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपके पास अगर अगर जो है कोई भी, मैंने बताया कि ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास स्केड्यूल जो है वो पैरेलल है या सीरियल है। अगर आपके पास कोई भी लूप होता या आपके पास साइकिल हो रहा होता कहीं से भी तो आपके पास वो डेफिनेटली एक पैरेलल स्केड्यूल होता। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा ग्राफ जिसके जो कि नॉन कन्फ्लिक्ट है और आपके पास आपने उसको सीरियलाइज करना है तो हम उसके लिए व्यू सीरियलाइजेबिलिटी उसकी चेक करेंगे। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का बहुत आसान तरीका है कि आपने जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसको मुझे अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं तो मैं उसको उसके लिए इसको रीलोड करने लगी हूँ। क्लियर है आपको क्लास? जी मैम ठीक है। ठीक है, अब आपके पास व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में की मैं एक सादा सी एग्जांपल लेती हूँ कि आपके मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्केड्यूल था जिसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, T1 थी, T2 थी और आपके पास जो थी वो T3 थी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डेटा ए रीड हो रहा था, डेटा ए रीड होने के बाद जो है वो कंट्रोल जो है वो 2 की तरफ गया और उसने उसको उसने ए को जो है वो राइट किया और उसके बाद जो कंट्रोल है वो वापस T1 की तरफ आया। ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंटर हुई और उसके बाद जो है वो T3 की तरफ इंटर हो गई। ठीक है, ये हमने एक पैरेलल स्केड्यूल बनाया है। हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से लूंगी, बताऊंगी कि मिसाल के तौर पे आपके पास जब उसने डेटा को रीड किया तो फॉर एग्जांपल उसके पास उस टाइम वैल्यू जो थी वो 100 आ रही थी।
ठीक है। यहाँ आके जब उसने कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मिसाल के तौर पर उसने कहा कि इस ए में से जो है वो 40 को माइनस कर दें, तो 100 में से 40 माइनस हुए तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 60 आ गई। ठीक है, 60 आने के बाद आपके पास कंट्रोल दोबारा जो है वो T1 में जब गया तो उसने उसने भी कोई राइटिंग हो रही है तो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल उसने भी कहा कि ए में से जो है वो 40 माइनस कर दें, लेकिन इस टाइम हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 60 हो चुकी है। तो जब 60 में से जो है वो 40 को माइनस किया गया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 20 आ गई। ठीक है, 20 आने के बाद आपके पास जो है वो T3 ट्रांजेक्शन आई। थ्री ट्रांजेक्शन ने जब उसको रीड किया था तो उसके पास राइट, क्योंकि ये राइट हो चुकी है तो वैल्यू ए की क्या आ रही होगी, 20 आ रही होगी। और 20 को जब उसने फॉर एग्जांपल यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया A-20, तो 20 माइनस 20 जीरो होता है, तो आपके पास एंड पे वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। ठीक है, ये एक हमारे पास पहला स्केड्यूल था। अब क्योंकि कंट्रोल इधर आ रहा है वापस जा रहा है, इधर एक के पास जा रहा है वापस जा रहा है, मैं अगर इसका इक्विवेलेंट स्केड्यूल बनाना चाहूँ तो क्या ऐसे बन सकता है, लाइक के मैं कहती हूँ कि आपके पास हमें इन्हीं इन्हीं तीनों ट्रांजेक्शन को वापस लूंगी। ठीक है, आपके पास T1 है, आपके पास T2 है और आपके पास जो है वो T3 है। ठीक है, सिचुएशन आपके पास क्या है कि आपने अब सबसे पहले सिर्फ क्या करना चाह रही हूँ मैं राइटिंग को उठा के ऊपर लिख के आ रही हूँ ताकि वापस T1 की तरफ कंट्रोल ना आए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रीड ऑफ ए हो रहा था, मैंने उससे कहा कि जब वो ये इसको रीड कर ले तो साथ में ही उसको जो है वो राइट कर ले यहाँ पे, और ए जो है वो अपना काम खत्म कर ले। अपना काम खत्म करने के बाद फिर वो अपना कंट्रोल जो है वो T2 को दे, और T2 जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो T3 को दे। हम इसको सीरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अब चेक करने के लिए कि क्या ये इक्विवेलेंट व्यू इक्विवेलेंट है, उसके लिए क्या हम सेम जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब उसने रीड किया था तो क्या वैल्यू थी उसकी 100 थी। ठीक है, 100 थी, तो 100 के बाद जो है वो आपके पास जब उसने राइट किया तो उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, A-40 किया था। ठीक है, हमने यहाँ पे भी जो है वो A-40 कर दिया। ठीक है, A-40 किया तो मेरे पास यहाँ पे 100 में से 40 निकाले तो T1 के पास क्या वैल्यू आ गई, 60 आ गई। जब T2 ने क्या परफॉर्म किया था, उसने भी A में से 40 माइनस किए थे, लेकिन अब A की वैल्यू क्या हो चुकी है, 60। तो जब ये यहाँ पे A-40 करेगा, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 60 है तो 60 माइनस 40 जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन 3 क्या परफॉर्म करी थी, A-20 करी थी। ठीक है, अब जब T2 ने काम खत्म करने के बाद T3 को दिया तो उसके पास भी A की वैल्यू जो है वो 20 हो चुकी है। तो आपके पास 20 माइनस 20 किया उसने तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो जीरो आने के बाद आप देखें इसके भी एंड पे मेरे पास वैल्यू जो थी वो जीरो थी, और उसके एंड पे भी मेरे पास जो बैलेंस था वो जीरो था। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा व्यू जो है वो इक्विवेलेंट व्यू है। और अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करना चाहूँ तो यू कैन सी डेट इट्स वेरी सिंपल, कि आपके पास हमने इसको किस तरीके से सीरियलाइज किया कि हमने कहा कि पहले ट्रांजैक्शन T1 अपना काम खत्म करेगी और उसके बाद जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो T2 को दे देगी, और T2 जो है जब वो अपना काम खत्म कर लेगी तो वो अपना कंट्रोल जो है वो T3 को दे देगी। तो ये उसका जो है वो पॉसिबल प्रेसिडेंस ग्राफ है, और क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं बन रहा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें।